गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास है 14 जो हमारा टॉपिक रहेगा आज CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये हमारा रीट एग्ज़ाम के लिए है जो 27 फ़ैब को हमारा एग्ज़ाम रहेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका CCE वाला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते ही हैं एग्ज़ाम में। हमारा जो विषय रहेगा वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर टॉपिक है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सभी पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप नोट कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नाउ स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि जो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है ये कब आया, कब ये लागू किया गया। तो इससे रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट में आता है सबसे पहले सुझाव। जो सबसे पहले सुझाव दिया गया था सतत और व्यापक CCE का व्यापक मूल्यांकन का, वो NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया था 1986 में। ओके, कि इसके लिए जो सबसे पहला सुझाव दिया था वो किसने दिया था? NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया था 1986 में दिया था। ओके, सेकेंड आता है इसी में कि शिक्षण प्रक्रिया में सतत व व्यापक मूल्यांकन लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही कहा गया था, जो सुझाव दिया गया था 1986 में NPE के द्वारा। उन्होंने यही कहा कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू करना चाहिए, यही उनका सुझाव था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा NCF 2005 ने सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया। ठीक है, कि इसके अंदर ही जो हमारी सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उन पर बल दिया किसने? NCF के द्वारा 2005 में सह शैक्षिक गतिविधियों पर क्या दिया गया? बल दिया गया। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इसमें RTE 2009 में धारा 29(1) में ECCE को लागू करने की बात कही गई। ठीक है, RTE 2009 याद रखना। और धारा कौन सी थी हमारी? धारा थी हमारी 29(1) में ECCE को लागू करने की बात की गई थी कि ठीक है, कि अब इसको लागू कर देना हमें चाहिए। किसको? सतत और व्यापक मूल्यांकन को शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सबसे पहले 9th क्लास में CBSE के द्वारा 2009 में CCE लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले जो CCE है वो कौन से सन में लागू हुआ? 2009 में। किसके द्वारा लागू हुआ? CBSE के द्वारा लागू हुआ, मतलब CBSE में। और कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। कि 9th क्लास में CBSE के द्वारा 2009 में CCE लागू किया गया। तो इस लाइन से ही आपके, इस पॉइंट से ही आपके 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं कि सबसे पहले कौन सी क्लास में लागू हुआ था? तो 9th क्लास में। आपका किसके द्वारा हुआ था? CBSE के द्वारा। कौन से सन में हुआ था? 2009 में हुआ था। तो 3 क्वेश्चन निकल के आ गए इसी में से। तो यह आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को CCE लागू किया गया। कि पूरे देश में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ECCE पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे सतत मूल्यांकन की। ओके, कि सतत मूल्यांकन होता क्या है, पता होना चाहिए हमें सतत मूल्यांकन के बारे में कि ये होता क्या है। तो इसमें हमारा पॉइंट आता है सतत मूल्यांकन जो है वो क्या होता है
इसका अर्थ है आपका छात्र की प्रगति का लगातार आकलन करने की एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। कि जो आपका सतत मूल्यांकन है ये क्या चीज़ है, ये है आपका छात्र की प्रगति। ये छात्र कैसी प्रगति कर रहा है उसका लगातार क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। एक शैक्षिक प्रक्रिया है ये, ठीक है। करने की ये क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। कि कंटिन्यू क्या होता है, आकलन किया जाता है किसका, छात्र का। इसमें किसमें, सतत मूल्यांकन में। नेक्स्ट इसमें आपका है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। इसमें सतत मूल्यांकन में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पॉइंट हमारे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यह छात्र के समग्र विकास को ध्यान में रखता है। कि छात्र के कौन से विकास को, समग्र विकास को ध्यान में रखता है। सेकेंड पॉइंट आता है यह छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा क्षेत्रों का भी मूल्यांकन करता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन के द्वारा जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक, इन सभी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका थर्ड, छात्र की कमियों का पता लगाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, छात्र की जो भी कमियां होती हैं उनको पता लगाने के लिए भी क्या करता है, मदद करता है सतत मूल्यांकन, कंटिन्यू मूल्यांकन, एवल्यूशन। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हमारा, छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, कमियों को तो पता लगाता ही है और सीखने का जो अनुभव होता है उसको भी बेहतर बनाने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। आगे इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका, छात्रों पर पाठ्यचर्या का बोझ कम करता है। कि छात्रों में जो पाठ्यचर्या होती है उसके बोझ को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये किसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये हैं आपके सतत मूल्यांकन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, आगे इसमें आता है कंटिन्यू एवल्यूशन में, सतत मूल्यांकन में। सतत मूल्यांकन में आपका आता है ये देखो, सतत मूल्यांकन क्या है, कंटिन्यू, इसमें आपकी आती है। तो आपका जो सतत मूल्यांकन होता है आपका डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड क्या, कि जो पूरे साल होता है ये सतत मूल्यांकन होता है। ठीक है, कि पूरे वार्षिक में हम क्या करते हैं, जो अध्यापक होता है वो फॉर्मेटिव असाइनमेंट होता है उनका, और सेकंड होता है हमारा समवेटिव। ठीक है, तो और यहाँ पे है हमारा लर्निंग। लर्निंग से समझना, लर्निंग का मतलब होता है हमारा अधिगम, या हम बोल सकते हैं हमारा सीखना। ठीक है, तो जो हमारा सीखना है वो कंटिन्यू हमारा चलता रहता है। तो फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव जो हमारा मूल्यांकन होता है इसमें, तो आपका जो फॉर्मेटिव असाइनमेंट है या एवोल्यूशन है, इसके अंदर आपका क्या आता है, इसमें आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कि बच्चों के लिए जो सीखना होता है। ओके, बच्चों के लिए सीखना। तो बच्चों के लिए सीखना इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा पॉइंट आते हैं, इसके अंदर पॉइंट आ जाते हैं आपके, कि बच्चों की जो कठिनाई होती हैं उनको क्या करना, पहचानना, निदान करना, देन उनका क्या करना, उपचार करना। तो ये किस में होता है, फॉर्मेटिव में होता है, क्योंकि ये तो सतत चलता रहता है आपका। तो इसमें यही होता है, इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कह सकते हैं, सीखने के लिए क्या कह सकते हैं, सीखने के लिए। तो आपका इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें क्या होता है, निर्माण का मतलब यही है कि बच्चे का क्या किया जा रहा है, इसमें निर्माण किया जा रहा है। तो इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोल सकते हैं, कि सीखने के लिए जो भी हमारा, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये मतलब है। तो इसके अंदर आपका यही होता है, निदान करना, कि बच्चे की जो भी कमियां हैं उनका पता लगाना, देन उनका उपचार करना, कि जो भी कमियां हैं उनका कैसे हम उपचार कर सकते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स आते हैं फॉर्मेटिव के अंदर, असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर। कि इसमें जो टीचर है वो बहुत सारे टेक्निक का यूज़ करता है, बहुत सारी विधियों का यूज़ करता है, कि बच्चे को कौन सी विधि के माध्यम से किस तरीके से उसका उपचार किया जाए। उपचार मतलब उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाए, उसकी प्रगति कैसे की जाए, छात्र की उसका विकास जो है वो किस तरीके से किया जाए। तो ये आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर।
और ये आपका जो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव जो होता है आपका एवोल्यूशन, ये आपका लगातार होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है कि बच्चे को, ठीक है, बच्चे की प्रगति के बारे में देखना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसमें सुधार करना, ये सारी की सारी चीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहती हैं इसमें, ठीक है। अब इसी में आगे आता है आपका, इसी के अंदर अभी हम फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव में क्या होता है आपका जो FA होता है, CCE में जो आपका FA होता है वो कितना होता है, 40% होता है, ठीक है। अब 40% आपका किस तरीके से होता है, ये FA जो होता है वो 4 बार होता है आपका, क्या है, FA1 होता है, FA2 होता है, FA3 होता है, FA4 होता है। तो ये सारे के सारे क्या 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल कितना हुआ आपका 40 मार्क्स इसकी क्वांटिटी होती है। तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है, कि FA जो है वो क्लियर हुआ। और FA को जो है हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी हम बोलते हैं, कि जो हमारा ये निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है हमारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए साइड आया हमारा समेटिव। समेटिव मतलब संकलनात्मक। संकलनात्मक का मतलब है कि पूरा संकलनात्मक जो एंड में होता है, बिल्कुल वार्षिक का जो बोलते हैं ना, वार्षिक एग्जाम है, देन उसके बाद क्या होता है इसमें हमें रिजल्ट का पता लगता है। इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, रिजल्ट का पता लगता है कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया, कि कितनी उसने प्रोग्रेस कर ली है टोटल। तो ये होता है हमारा इसके अंदर आता है हमारा एस्से आता है, और जो एस्से होता है हमारा 30% का होता है। 30 लाइक मतलब 2 बार हमारा एस्से होता है, 30 का होता है SA1, और 30 ये 60 आएगा, टोटल कितना होता है 60 होता है ये, ठीक है। तो ये SA2 हमारा हुआ 30 का, तो टोटल कितना हो गया हमारा 60। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 60% होती है, और FA की क्वांटिटी कितनी होती है, 40% होती है। और इसको हम युगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, समेटिव एवोल्यूशन को, ओके। देन इसके बाद क्या होता है, जो हमारा फाइनली होता है, मतलब जो हमारा टोटल होता है किस तरीके से होता है, वो ऐसे होता है हमारा FA हमारा होता है, पहले FA1 होता है, FA2 होता है, और SA1 होता है, ठीक है। ये 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया हमारा 50% हो गया। ऐसे इसी तरीके से क्या होता है फिर हमारा FA3 होता है, FA4 होता है, और SA2 होता है। तो ये भी हमारा 10 मार्क्स का हुआ, ये भी 10 मार्क्स का, और ये कितने परसेंट हुआ, ये भी हमारा 30 हुआ। तो ये टोटल कितना हो गया, ये भी हमारा 50% हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 100% हमारा हो गया। तो अब क्या है, अब बच्चे को ग्रेडिंग सिस्टम मिलते हैं कि 100% हो गया। अब देखा जाता है कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको कौन सा ग्रेड देना है, कौन सा नहीं देना है, ये डिसाइड होता है आपका सतत मूल्यांकन में। तब तुम्हारा रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको इसमें कि FA1 FA2 SA1 हमारा टोटल हो गया 50 का, ऐसे हमारा FA3 FA4 SA1 हो गया हमारा 50 का, टोटल हो गया हमारा 100। तो 100 में से हमें मार्क्स मिलते हैं, छात्र जो स्टूडेंट होते हैं उनको 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं। जिसके 100 में से 90 मार्क्स आए उसको A मिलेगा, A+ मिलेगा। देन उसके बाद जितने कम होते चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम मिलता चला जाता है। तो ये आपका आता है, ये आपका है सतत मूल्यांकन, कंटिन्यू एवोल्यूशन, ओके। अब हम बात करेंगे व्यापक मूल्यांकन की, कॉम्प्रहेंसिव की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। इसके बाद हमारा जो हेडिंग आती है वो आती है व्यापक मूल्यांकन। तो हमारी हेडिंग आती है व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। जैसे सतत का पता था कि जो कंटिन्यू छात्र की प्रगति का क्या होता है, आकलन किया जाता है, वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करेंगे व्यापक मूल्यांकन की। तो सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए कि अर्थ क्या होता है। तो छात्र के विकास से जुड़ी हर गतिविधि का मूल्यांकन करना। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्र के विकास से जुड़ी जो भी गतिविधियां होती हैं, हर गतिविधि का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ओके। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्रों का जो शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उनके जो सामाजिक, उनके अनुकूलन क्षमता को भी क्या किया जाता है, मापा
जाता है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होएगा छात्रों की ड्रॉप आउट दर कम होती है। कि जो व्यापक मूल्यांकन होता है, अगर व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों की जो ड्रॉप आउट जो दर हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि बच्चा क्या है, ड्रॉप आउट नहीं करता स्कूल से। ठीक है, सेकंड है हमारा, सेकंड आता है छात्रों पर परीक्षा दबाव कम होता है। कि छात्रों पर क्या हो जाता है, जो परीक्षा का दबाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है छात्रों को अपनी रुचि शौक विकसित करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। कि बच्चा जो है उसकी रुचि के अकॉर्डिंग क्या, और उसके शौक जो है विकसित करने के लिए उनको क्या मिल जाता है, ज़्यादा टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट आता है छात्रों में सीखने की प्रगति पर नज़र रखी जाती है। कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसकी सीखने की गति कैसी है, उस पर क्या है, नज़र रखी जाती है अध्यापक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें छात्र के शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास में भी मदद मिलती है। कि बच्चे का फिजिकली मेंटली और सोशल जो भी विकास हो रहा है उसके विकास में भी मदद मिलती है व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ओके, तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आगे इसमें ही आता है हमारा व्यापक मूल्यांकन के अंदर कुछ और हैं पॉइंट्स, उनको दिखना, वो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके। अब जो आपका व्यापक मूल्यांकन आता है, जो व्यापक मूल्यांकन आता है इसमें आता है सोशलेटिक एरिया और आता है आपका को स्कॉलिस्टिक एरिया। ठीक है, तो आपका इसमें होता है व्यापक मूल्यांकन में कि आप बच्चे के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे, सोशलिस्ट एरिया का भी और कोलिसिस्ट एरिया का भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सह शैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमारे दो क्षेत्र होते हैं स्कॉलिस्टिक एरिया में, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सह शैक्षिक क्षेत्र। तो जो व्यापक है उसको दो क्षेत्रों में हमने विभक्त कर दिया, शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र में। ठीक है, और जो आपका ये शैक्षिक क्षेत्र है इसके अंदर आ जाते हैं आपके विषय के, जो आपका सब्जेक्ट होता है। और आपका सह शैक्षिक के अंदर क्या आ जाता है कि बच्चे की विषय सब्जेक्ट को छोड़कर जो उसकी अदर एक्टिविटी हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं आपकी, वो आ जाती हैं आपकी सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो आपके इसके अंदर क्या आते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, शैक्षिक वाले में क्या आ जाता है, शैक्षिक क्षेत्र में इसमें हमारा आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट के अंदर होता है हमारा मैथ्स हो गया, हमारा हिंदी हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया, ये सभी क्या है हमारे सब्जेक्ट आते हैं। इन सब्जेक्ट का क्या होता है, संज्ञानात्मक एक क्षेत्र होता है। इनका क्या किया जाता है, बोलते हैं ना संज्ञानात्मक टेस्ट कर रहे हैं बच्चे का, तो इनका टेस्ट किया जाता है मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, कि बच्चे का देखा जाता है कितना उसमें ज्ञान है। ओके, अब आपका आता है इधर की साइड आपका सह शैक्षिक जो आ जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके यही कि जो अदर एक्टिविटी होती हैं बच्चे की सब्जेक्ट से अलग। ठीक है, और जो आपका ये सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट आता है इसका जो टेस्ट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, हमने बताया था ना सतत वाले में, वहाँ पे क्या किया जाता है FA1 FA2 FA3। तो ये क्या है, ये हमारे एग्ज़ाम ही तो हैं, एग्ज़ाम ही तो लिए हमने 10 मार्क्स के। और ये इसमें ये थोड़ी ना हमने एक ही विषय का टेस्ट लिया, इसमें हम हिंदी का भी लेते हैं, इंग्लिश का भी लेते हैं, मैथ्स का भी लेते हैं, संस्कृत का, EVS का, SST का, तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, तो ये आता है आपका स्कॉलिस्टिक एरिया के अंदर। ठीक है, और इसी में आगे क्या आ जाता है, मैंने बताया है कि अभी इसमें क्या आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है तुम्हारा FA होता है, और क्या होता है SA आपका होता है। और इसमें आपका क्या पॉइंट्स आ जाते हैं, इसमें आपके FA में आपके पॉइंट्स आ जाते हैं कि जैसे हम बच्चे को कोई भी हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे को हमने रेटिंग दी है, तो ये सभी किसके अंदर आ जाता है, FA के अंदर आ जाता है। SA में क्या आ जाता है आपका कि रिटन टेस्ट। ठीक है,
कि बच्चा कोई भी क्या कर रहा है, रिटन टेस्ट दे रहा है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, एसए के अंदर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें हमें सततता तो आ रही है, एफए और एसए2 जो भी हम ले रहे हैं, सतत मूल्यांकन हो रहा है तो सततता तो आ ही रही है। तो किसके थ्रू आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम उनका फॉर्मेटिव और समेटिव, हम दोनों तरीके के क्या कर रहे हैं, उसका इवोल्यूशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके व्यापक जो कॉम्प्रहेंसिव है उसका भी ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे में किस तरीके से मतलब जो है कितना विकास उसका हो रहा है। ठीक है, अब हमारा इसमें देखा जाता है कि जो हमारा को स्कॉलिस्ट एरिया होता है, शहर शैक्षिक, जो हमारा सब्जेक्ट से अलग होता है, इसमें बच्चे का देखा जाता है, इसमें क्या आता है, इसमें हमारा क्षेत्र आता है भावात्मक गत्यात्मक, कि जो बच्चा है इसमें देखा जाता है कि बच्चा कितना डिसिप्लिन में है, बच्चे की वैल्यू क्या है, बच्चे की लाइफ स्किल क्या है। तो इसमें यही सारी चीज़ आ जाती हैं कि बच्चे की लाइफ स्किल क्या है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चा आर्ट में कैसा है, बच्चा वर्क कैसे करता है, तो ये सभी आ जाती हैं आपकी सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो बच्चे की ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, मूल्यांकन इनका किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो आपका यही था आपका व्यापक और आपका सतत जो है वो बताया था। और ये जो आपका सतत है, जो एफ ए होता है आपका, एफ ए को हम यहाँ पे इसमें गुण का क्या किया जाता है, इसमें बच्चे के गुण भी देखे जाते हैं, तो इसको हम गुणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, योगात्मक मूल्यांकन तो बोलते हैं, इसके साथ साथ हम इसको मात्रात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सतत मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ, आपको कंटिन्यू और आपका कॉम्प्रहेंसिव मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये कुछ हमारी परिभाषा शब्दावली हैं जो शॉर्टकट की हैं, उनको क्या है, उनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, तो ये भी पहले नोट कर लो, देन उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे हम क्वेश्चन, पहले ये देख लो। तो हमारी फर्स्ट आती है इसमें, तो हम हेडिंग में लिख सकते हैं, हेडिंग आ सकती है हमारी कि कुछ परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट आती है, फर्स्ट है हमारी CCE। तो इसका तो आपको बताया था, कंटिन्यूड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो फिर भी लिख लो, आप नोट कर लो। कंटिन्यूअस क्वेश्चन में आ जाता है फुल फॉर्म पूछने के लिए, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, सेकंड आती है हमारी CCP। इसकी फुल फॉर्म है हमारी चाइल्ड बेस्ड लर्निंग। ठीक है, थर्ड आती है हमारी इसमें, थर्ड है हमारी CCA। इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। फुल फॉर्म ये याद कर लेना, कॉपी साथ में लेके बैठो और इसमें कॉपी में इसको नोट करते रहो ये। ठीक है, 4 आती है हमारी ABL में क्या है हमारा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, 5 आती है हमारी इसमें, 5 है हमारी SIQE, जिसका मतलब होता है स्टेट, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म हमें
आप सभी को क्या है याद रखनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी आ जाएगी आपकी, कोई भी इसमें से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ऐसा ही क्यों ई है जो इसकी फुल फॉर्म बताई है जो भी है, तो आपको ये बता देनी है, आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी में तो हमें याद करना फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाता है ये जो होती है, क्योंकि किसी चीज़ का क्या नाम होता है, 2-2 3-3 नाम होते हैं। इंग्लिश में हम इजीली याद कर सकते हैं इनकी जो फुल फॉर्म है उसको। ओके, तो अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चनों को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे कुछ प्रश्न हैं, एमसीक्यू हैं हमारे कुछ प्रश्न। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत व व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में ध्यान देना, मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसकी बात की गई है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है छात्रों के विभिन्न विषय मतलब क्षेत्रों के कौशल में। बी आता है छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन। सी आता है छात्रों के व्यक्तित्व कौशल रुचि अभिव्यक्ति का मूल्यांकन। और डी आता है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र में सफलता पर स्तर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें है मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है आपका छात्रों के विभिन्न विषय, कभी विषय का मैंने बताया था सतत में कि विषय जो होते हैं वो उसका क्या शैक्षिक जो क्षेत्र होता है, मैंने बताया था आपको व्यापक वाले में कि इसमें विषय से रिलेटेड होता है, क्षेत्र होते हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व कौशल रुचि का भी किया जाता है जो शैक्षिक क्षेत्र में बताया था। और छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र में सफलता का स्तर भी देखा जाता है। लेकिन आपका छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर। बी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। सी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। और डी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस बात पर। तो जो सतत मूल्यांकन है वो किस चीज़ पर बल देता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, इस चीज़ पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मूल्यांकन में से, सतत मूल्यांकन में से, तो आप नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत मूल्यांकन का कार्य है। फर्स्ट है शिष्य अध्यापक की कमजोरी का पता लगाना। सतत मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे हैं हम कि शिष्य मतलब बच्चे का और अध्यापक की कमजोरी का पता लगाना। बी है अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना। सी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना। या फिर डी आता है इसमें, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है कि पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें सारे आंसर आपको सिमिलर मिलेंगे, ऐसे लगेगा इसका आंसर ये भी है, ये भी है, बट हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार की गई है इसकी पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये सतत मूल्यांकन का कार्य है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ आता है आपका क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए। विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। फर्स्ट है प्रत्येक शिक्षा सत्र के अंत में हो, उसका मूल्यांकन। व्यापक व सतत प्रक्रिया से। सी
वार्षिक प्रक्रिया से, और डी प्रत्येक पाठ के अंत में। विद्यार्थी के अधिगम सीखने का जो मूल्यांकन है इसका प्रमुख रूप है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सतत और व्यापक प्रक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, सीमित होता है, संकुचित होता है, व्यापक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्यापक होता है, कि मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम से रिलेटेड। आगे हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।